स्टॉक मार्केट होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हाउसिंग मार्केट में बबल क्रिएट होता है तो जो लेमन ब्रदर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता कि उनके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनने वाला है, और ये एक रिपल इफेक्ट बना जिसे हम कॉन्टेंजियन इफेक्ट भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे फाइनेंशियल इवेंट के बारे में जिसने पूरे दुनिया भर के मार्केट को हिला के रख दिया था। मेरा नाम वीरेंद्र सरदाना है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सरदाना ऑफिशियल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेमन ब्रदर क्राइसिस के बारे में, जो कि 2008 में हुआ था और जो अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर बना। लेमन ब्रदर्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी जो 1850 में न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश हुई थी। ये एक बहुत ही पुरानी और प्रेस्टीजियस फर्म थी और अपने टाइम में ये वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक बन गई थी। लेमन ब्रदर्स का बिजनेस मॉडल था एसेट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और इनके पास लार्ज स्केल रियल इस्टेट और मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स भी थे। लेकिन 2000 के आखिरी हिस्से में लेमन ब्रदर्स ने एक रिस्की स्ट्रेटेजी अपनाई जिसमें उन्होंने अपने जो सबप्राइम मॉर्गेजेस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया। अब बात करते हैं सबप्राइम मॉर्गेजेस लोन होते क्या हैं, जो हम इस वीडियो में पूरे टाइम बात करे जा रहे हैं। सबप्राइम मॉर्गेजेस तो ये वो लोन होते हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं जो अपनी लोन रिपेमेंट के लिए ज़्यादा रिस्की होते हैं। और जैसे ही हाउसिंग मार्केट में बबल क्रिएट होता है तो जो लेमन ब्रदर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता कि उनके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनने वाला है। 2007 तक लेमन ब्रदर्स अपने सबप्राइम मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसे डाल चुकी थी। जब हाउसिंग मार्केट में गिरावट आई तो ये लोन्स रिस्की होने लगे और इससे बैंक को फाइनेंशियल लॉस होने लगे। 2008 तक ये एक टाइम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बॉम्ब बन गया। लेमन ब्रदर्स को अपने बैड इन्वेस्टमेंट्स को कवर करने के लिए और कैश रेज करने के लिए अपने एसेट्स को बेचने की कोशिश करनी पड़ी। फिर 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और जब ये अनाउंसमेंट होती है तब जितने भी दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं वहाँ पे एक पैनिक स्प्रेड हो जाता है। अब इससे क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, और इसका जितना भी पूरा इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्टली हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स क्यों इतना डिवास्टेटिंग था। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है इसका साइज। लेमन ब्रदर्स का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था और इसका कोलैप्स पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अंडरमाइन कर रहा था। जब लेमन ब्रदर्स ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया तब जितने भी दुनिया भर के बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इन्वेस्टर्स थे, उन सबको ये लगने लगा कि अब वो किस पे ट्रस्ट करें। दूसरा रीजन था फाइनेंशियल इंटरकनेक्शन। लेमन ब्रदर्स का एक मासिव नेटवर्क था। लेमन ब्रदर्स का जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ कनेक्शन था। तो जब इनका कोलैप्स हुआ तो जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो इनके साथ कनेक्टेड थे उन सब के पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, और ये एक रिपल इफेक्ट बना जिसे हम कॉन्टेंजियन इफेक्ट भी कहते हैं। जब एक बहुत बड़ा बैंक गिरता है तो आसपास के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने फंड्स को सेफ रखने के लिए जो लोन होता है उसको रोक देते हैं, और ये एक लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो क्रिएट करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बैंक होता है उसको अपनी डेली ट्रांजेक्शंस के लिए पैसे नहीं मिल पाते। लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ह्यूज शॉक था, और जो यूएस और यूरोप के जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं वहाँ पे ह्यूज क्रैशेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी के बाद हमारी जो रिसेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लोगों की जॉब्स चली गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट को और जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए बेल आउट पैकेजेस एंड स्टिमुलस प्लान्स लॉन्च करने पड़े। फिर क्या, यूएस गवर्नमेंट ने $700 बिलियन का बेल आउट पैकेज था वो अनाउंस किया, जिसमें क्या होता है कि जितने भी बैंक्स थे उनको डायरेक्टली फंडिंग दी गई थी। ये सब कुछ काफ़ी एक्सट्रीम मेजर्स थे जो कि हमारे जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए लिए गए थे। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस से बहुत सारे लेसन सीखे गए। सबसे पहला लेसन था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत है। इसके बाद ग्लोबल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनने की ज़रूरत थी ताकि वो अपने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंस्टीट्यूशन फेल होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पे पड़ता है। तो आज के फाइनेंशियल सिस्टम में ये फोकस करा जा रहा है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें और उनकी जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको बैलेंस करें। तो दोस्तों, ये थी लेमन ब्रदर क्राइसिस की पूरी कहानी कि कैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेल होने की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। मैं हूँ वीरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सरदाना ऑफिशियल। थैंक यू।